छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सुनने में काफ़ी हास्यास्पद बयान लगा, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो जवानों की बदली हुई रणनीतियाँ, सरकार के बदले हुए दांव पेच ने ये साबित करने की ओर उस परिणाम के पास पहुंचा दिया कि 31 मार्च तक वाकई में दंडकारण्य से माओवाद अब समाप्त होने की कगार पर नजर आने लगा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार माओवादियों को नुकसान हुआ। उनके महासचिव अबुझमाड़ में मारे गए, साथ ही साथ वो नाम जिसको लेकर हर कोई सोचता था कि जो सबसे मजबूत नेता है हिड़मा, वो भी इतनी आसानी से मारा गया, और भी कई बड़े सेंट्रल कमेटी के सदस्य मारे गए। और साथ ही साथ उसके बाद शुरू हुआ एक नया सिलसिला कि माओवादी अपने हथियार के साथ वापस लौटने लगे। इसमें सबसे बड़ा नाम था वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा, जिसने अपने 60 साथियों के साथ बीते दिनों महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। ठीक उसके बाद 158 लोगों को लेकर सतीश कोपा उर्फ रूपेश, वो भी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, वो अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वापस लौटे। वहीं कांकेर के इलाके से भी 50-60 माओवादी लौट कर आए। लगातार ये सिलसिला जारी रहा। फिर गरियाबंद में माओवादियों की वापसी हुई और उसके बाद फिर बीते दिनों गोंदिया में एमएमसी जोन के माओवादी वापस आए। और कल एक बार फिर से हमारे पास मतलब कि बस्तर टॉकीज़ के पास एक फ़ोन आया, क्योंकि एमएमसी जोन के इलाके में 3 राज्यों की पुलिस इन दिनों एक बहुत बड़े स्तर के माओवादी नेता जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, रामधेर, उनकी तलाश में थी और उनकी कोशिश थी कि रामधेर किसी भी तरह मुख्य धारा में लौट आएँ। इस दौरान कई बार मुठभेड़ें भी होती रहीं, लेकिन रामधेर बच निकले और अंततः कल बस्तर टॉकीज़ के पास रामधेर का फिर से एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। तो हम हर किसी के लिए हमेशा तत्पर हैं, खड़े हैं। तो हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देर रात ही हम राजनांदगांव और खैरागढ़ के इलाके के जंगलों में पहुंचे, जहां हमें 12 माओवादी हथियारबंद में मिले हैं और ये लोग अब मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। इसमें 6 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और सबसे बड़ा नाम जो है रामधेर, जिनकी बार बार पुलिस हर बार घटना में जिक्र किया करती थी। रामधेर को अब एमएमसी जोन की जिम्मेदारी मिली हुई थी और लेकिन रामधेर को भी अब ये लगने लगा कि वापस लौटना चाहिए। हथियारों के साथ ये संघर्ष अब संभव नहीं। तो बातचीत करते हैं सभी माओवादियों से, जो भी बात कर पाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रामधेर। तो दादा ये बताओ आप सबसे पहले कि कैसे आपको ये लगा कि अब वापस जाना चाहिए और क्या स्थिति हो गया था जो ऐसा? जी, मैंने ये सोचा कि परिस्थिति बहुत बदल गई है। अब इसी स्थिति में ऐसे ही संघर्ष करेंगे, भले मरते दम तक लड़ सकते हैं, अलग बात है, लेकिन अब मरते दम तक लड़कर यही समाप्त कर दें तो कहाँ तक उचित रहेगा या तो फिर सही साबित होगी। तो इस जगह में और कुछ आगे जाके इसमें मुख्य धारा में जुड़ के और कुछ आगे लोगों के बीच में जाके काम करने के लिए मौका मिले, उस किस्म का लोगों का सेवा दे सके, लोगों के बीच रह सके और लोगों का समस्याओं को संवैधानिक रूप से उनके समस्याओं को हल करने की दिशा में हमको काम करने के लिए मौका आए, ये सोच के हमने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। अच्छा दादा, कितने साल से थे आप संगठन में? मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ। 35 साल से जी। और घर कहाँ है आपका? मेरा घर बीजापुर जिले में कुटरू ब्लॉक बेदरे थाना मजीमेंट्री गांव अच्छा। से निवासी हूँ मैं। 1990 में भर्ती हुआ था। 1990 में? जी। उसी समय हिड़मा भी भर्ती हुआ था 90-91 में? शायद कुछ लेट से, थोड़ा कुछ लेट से। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ 1990 में? उस समय तो सलवा जुड़ूम भी नहीं शुरू हुआ था। मतलब आपके साथ क्या पुलिस गलत की, सरकार गलत की, आप पार्टी में क्यों जुड़ गए थे? नहीं, वो तो सरकारें आज जन्मी नहीं है, सरकारें पहले से ही थी और पहले से ही जो अन्याय, शोषण और भुखमरी और इस जल जंगल जमीन या अधिकार वो लोगों से दूर होते जा रहा था, या माने अधिकार स्थापित नहीं हो रहा था। जैसे कि वहाँ नेशनल पार्क
अभयारण्य क्षेत्र है वो, वहाँ से विस्थापित करने का सिलसिला शुरू हो गया था कब 90 में? 90 के पहले से। अच्छा, उस समय विस्थापन, लेकिन हुआ नहीं विस्थापन? नहीं, करने का प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू हो गई, शुरू हो गए थे। तब तक पार्टी आने के बाद पार्टी के बल पर फिर लोग इकट्ठा होकर संघर्ष करना शुरू किया। लोग जागे, संघर्ष किए, संघर्ष करने के बाद फिर वो पीछे हट गया। तब फिर हमारा पार्टी का वर्चस्व बढ़ता गया, तो उसमें हमको भी जाना चाहिए, इस किस्म का लड़ना चाहिए, इस किस्म से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी सोच के, वो मेरा बड़ा भैया भी काम कर रहा था पार्टी में। क्या नाम था उनका? सोमा करके। अभी कहाँ है वो? फिर घर में वापस जाके वो डेथ हो गया उनका। अच्छा। अब वो जीवित था, उसी समय गया था वो, पार्टी में आने के बाद कमांडर पद पर आ गया था। उसके बाद वो वापस गया। मैं पार्टी में खड़े होकर काम करता रहा। उसको देखते हुए हमने संघर्ष में जाना चाहिए, इस रास्ते से हमको जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए, वो सोच के मैंने आया था सैद्धांतिक हिसाब से। फिर लड़े कैसा, बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होता, अलग अलग किस्म का लड़ाई होती है, उस हिसाब से मैंने चुन लिया था। क्या लगा, 35 साल आप काम किए संगठन में, तो क्या लगा कि जनता के लिए आप लोग जो लड़ाई लड़े तो जनता को कुछ लाभ हुआ उससे, थोड़ा बहुत भी? मतलब क्या देखते हो आप? जितना दिन लोगों के बीच में बीच में हम काम किए, वो लोग जब तक अच्छा ही उनको लगा, अच्छा ही उनको सपोर्ट मिला, वहाँ तक तो हम ठीक ही मानते हैं। जैसे बस्तर या जिस इलाके में आप लोग रहे, हाँ, उस इलाके में सरकार हमेशा बोलती थी कि हम सड़क नहीं बना पा रहे हैं माओवादी के कारण, अस्पताल नहीं खोल पा रहे हैं माओवादियों के कारण, स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं माओवादियों के कारण। तो इसको आप कैसे देखते हो? तो ऐसा नहीं लगा कि अगर अस्पताल स्कूल नहीं खुला तो वो आदिवासी शिक्षा और स्वास्थ्य से दूर हो? सरकार का नीति एक है, हमारा पार्टी का जो नीति एक है, दोनों को विरोधाभास वाला बात है। हाँ। इसमें तो होना ही है दोनों के बीच में, क्योंकि अब विकास क्या होती है, विनाश क्या होती है, इसको हम देखते हैं। तो दोनों पार्टी का सैद्धांतिक रुख जो होता है, उस पर हम अड़े होकर हम काम करते थे। वो किनको कितना नुकसान हुआ वो भी गवाह है, कितना फायदा हुआ वो भी गवाह है, सरकार से जो मिला वो भी गवाह है, और इधर माओवादी पार्टी से जो मिला वो भी गवाह है, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। शादी वादी किए तो आप? मैं घर से ही शादी करके पार्टी में आया था। अच्छा, तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं पर है। अच्छा, ये तो महाराष्ट्र की क्या? नहीं, जन्म महाराष्ट्र, लेकिन वो आते समय छत्तीसगढ़ी हो गई। अच्छा, तो ये आपकी पत्नी है, क्या नाम उनका? घर का नाम ललिता है, नहीं जैनी है। हाँ। पार्टी का नाम उधर उत्तर बस्तर में ललिता है, अब इधर आने के बाद अनीता थी। तो आप कहाँ कहाँ रहे? मैं उत्तर बस्तर में ज़्यादा साल काम किया, सदस्य लेकर एजेंसी तक भी। सीसी में आने के बाद एमएमसी जोन में आया। अच्छा, तो कब बने आप सीसी? 2023 में। और कौन कौन बना आपके साथ सीसी 23 में? वो झारखंड में कुछ लोगों को दिया, लेकिन वो नाम क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए वो नहीं बताए थे। व्यक्तिगत हिसाब से मुझे बुला के बात किया गया था। अच्छा, ये अभी बोल रहे थे कि देव जी को महासचिव बना दिए, इसमें कितना सच्चाई है? सच्चाई मैं कहूँ तो जल्दीबाज होगी, क्योंकि मैं इधर आने के बाद सब कुछ टूट गया है, लिंक जोड़ नहीं पाया, ना उधर से लेटर इधर आया, ना इधर से उधर, ना भेज पाए। इस बीच में जो पीवी मेंबर्स थे, सोनू दादा, वो अपने रास्ते निकल गए पहले ही। अब जो बचे कुछ और सीसी मेंबर्स थे, राजू दादा और खोसा दादा, उन्होंने शहीद हो गए, और सतीश ने और वहाँ का कामरेडों ने वो मुख्य धारा में लौट गए हैं। सोनू दादा इधर गए, वो इधर गए। अब निर्णय लेके फलाना ये है, पहले तो मीडिया में बता रहे थे कि सोनू दादा को चुना गया है महासचिव। चुन सकते हैं बोले? नहीं, वो मतलब ऐसा है अलग अलग। और उसके बाद बोला कि नहीं, अब देव जी को चुन लिए हैं। और हमारा पार्टी के दूसरा जोन के, उड़ीसा जोन के प्रवक्ता ने कहा कि वो देव जी को चुने, एक गलत है करके बता दिए। अब हाँ,
वो किया है। इसलिए अभी मैं जल्दीबाजी होगी कहना, मतलब बताना जल्दीबाजी होगी कि हाँ सुन लिए, हमारा बीच समन्वय ही वो नहीं पाया। हम उनके बीच में लेटरों के साथ वार्तालाप भी कर नहीं पाए, तो इसमें हाँ नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, हिड़मा की मौत के बाद पार्टी का जो विश्वास और खत्म हो गया क्या कि अब नहीं लड़ पाएंगे बोल के? अब हिड़मा दादा तो कल शहीद हो गए। वो पार्टी जब से आई तब से सीसी मेंबर्स, पीबी मेंबर्स शहादत देते आए हैं। अब हिड़मा जाएगा तो ही पार्टी खत्म होगी, तो हिड़मा खत्म होने के बाद ही पूरा पार्टी खत्म होगी। ये तो नहीं, हिड़मा रहते हुए ही कमजोर शुरू होते आई है। अब हिड़मा एक भाग है पार्टी में, एक ओहदा में रहते हुए वो अपना जिम्मेदारी पार्टी का कर्तव्यों को निभा रहा था, निभाते हुए उन्होंने आए हैं। इसलिए अब हिड़मा शहीद हो गए तो ही पूरा पार्टी कमजोर हो गई, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि पहले से कमजोर होते हुए आई है। अब इसमें होने के बाद उसका जिम्मेदारी की जगह में उसको एजेंसी में चुना गया था, वो पद जिम्मेदार निभाते वक्त उन्होंने शहादत देना, वो एक सीसी मेंबर के रूप में और एजेंसी सचिव के रूप में नुकसान होना जो उनके लिए बड़ा नुकसान है। वो इस रूप में हम देख सकते हैं उसको। मनीष कुंजाम को जानते हैं आप? जानता हूँ। वो बीच में बोल रहे थे कि देवजी मरवा दी हिड़मा को। हाँ, वो हो सकता है ऐसा? वो अपना अपना तर्क बयान दे सकते हैं। उसको मैं इतना दूर से हाँ कहना जल्दीबाजी होगी या तो फिर काल्पनिक होगी वो। अब बाहर के कुछ लोग अलग अलग अपना अपना राय दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं और लोग भी दे सकते हैं। ऐसा देना हमारा पार्टी का एक तौर तरीका पद्धति होता है, उसकी हिसाब से हम चलते हुए आगे जाके हुई क्या है वो जो बचे कमरेडों के द्वारा समाचार जुटा सकते हैं, या तो तब जाके सही क्या है उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आप लोग तो वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा माओवाद पूरा? अब हम तो आ गए, ऐसा ही बाकी कमरेड्स आ जाए, मतलब एक केवल आने का एक रास्ता है बस, वो अंत होगा नहीं होगा। अब यहाँ तो एमएमसी जोन में अभी कोई है नहीं, लगभग सरेंडर कर गए। डीके में भी ऐसे ही करेंगे सभी कमरेड जो बचे हैं, तो हो सकता है अंत भी हो सकता है, नहीं तो भी एक दो भी बचेंगे, वो अंत तक लड़ेंगे, तब तक परिस्थिति बदल गया हो और लड़ाई भड़क सकती है या तो फिर नुकसान भी हो सकती है। अब क्या करेंगे? आप लोग वापस आ गए हैं तो हम लोगों के बीच में रह के काम करेंगे बिना हथियार के। हाँ, संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम लोगों के बीच में रह के काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में ही आप लोग सरेंडर कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? समर्पण का पॉलिसी भी देखे हैं क्या? नहीं, उसको हम ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, नहीं, सरकार बोलती है कि समर्पण नीति का लाभ मतलब फायदा देख के आ रहे हैं बोल के। वो अलग अलग लोगों का तर्क है। केंद्र सरकार एक ही है, कगार को तो केंद्र सरकार ने लाई है और पॉलिसियाँ भी केंद्र सरकार ने बना रही है। तो केंद्र सरकार बना रहे तो मतलब सभी जगह में एक होंगी, बाकी कुछ इधर उधर कुछ त्रुटियां हो सकती है, या तो कमजोरियां हो सकती है, या तो फिर नीतियों में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अभी परिस्थितियां उस जगह में जाने के लिए जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं, उस जगह में वो उस जगह में जाके फिर दूसरे राज्यों में करे, वो परिस्थिति नहीं बन पा रहा है, मौका नहीं दे पा रहे हैं। अपील करने के बाद भी वो दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने जहाँ थोड़ा सा जगह मिलता है वहाँ जाके वो मौका, मतलब जगह को देख के थोड़ा सा सुरक्षित जगह से जाके करना बेहतर रहेगी, इसी हिसाब से हमने इधर आके सरेंडर किया है। अच्छा, तो बस्तर टॉकीज को कैसे आप? हाँ, कोई एक मीडिया होना चाहिए, माध्यम बनना चाहिए, तो इसलिए अच्छा है कि वो बस्तर टॉकीज बहुत दिनों से सच भी हो झूठ भी हो सही, वो हर विषय पर अच्छा और बुरा होते ही हैं, लेकिन अब लोगों के बीच में रख के लोग तो उसमें अपने अपने सवाल देने वाले हैं, उस सवाल को रखता है तो ठीक है, हमारा भी सामने रख देंगे वो क्या चाहते हैं और
कितना रिसीव करते हैं उसके हिसाब से निकल जाते हैं। भरोसा था कि आएगा बस्तर टॉकीज। बिल्कुल, अच्छा। वो जा रहे हैं तो हमारा क्यों मानेगा नहीं, हमारा पास भी आना चाहिए मीडिया होने के नाते। तो ये गृह सोच, मंत्री से भी आपकी बात हुई? हाँ आज सवेरे हुई थी, उन्होंने भी धन्यवाद दिया हाँ। और उन्होंने भी कहा तो ठीक है अच्छी हुए और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ भी उन्होंने बोले हैं। कई बार माओवादी बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं ऐसा और बाद में माफ़ीनामा भेजते हैं, कभी अफसोस हुआ कि निर्दोष लोग को भी मार दिए हैं गलती से बोल के? वो पार्टी कमेटियों के तौर पर समीक्षा करना, प्रेस बयान देना वो तो रहता ही। अब कोई कार्रवाई करना एक व्यक्ति अपना व्यक्तिगत गुणना के तहत तो नहीं होता है, कोई अलग अलग स्तर की कमेटियाँ होती है, वो कमेटियाँ के तहत तो समीक्षा होती है, समीक्षा के बाद फिर गलती के हिसाब से वो माफ़ीनामा मांग लेते हैं। तो क्या लग रहा है कॉमरेड अब आगे क्या होगा? मतलब बहुत सारे लोग, मैं वीडियो डालता हूँ तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि माओवादी ख़त्म हो गए तो अब जंगल को लूटा जाएगा, ऐसा होगा कि क्या लगता है आपको देख के? अब लूटा जाएगा ऐसा नहीं, कमेंट करते रहते हैं, मैं देखता हूँ दर्शक लोग मेरे, वो देख रहे हैं आंखों के सामने है। अब परिष्कार कैसा होगा आगे आने वाली भविष्य सभी लोगों के सामने रहेगा। अब दोबारा तो नहीं उठाएंगे हथियार आप? अब हथियार ही दे दिया, हथियार मिलने का कहाँ सवाल ही नहीं है। ठीक है। हथियार देने के बाद और सवाल उठता ही नहीं है कि फिर हथियार लेके फिर लड़े, फिर इतना संपत्ति जुटाना कहाँ से संभव होगा। हाँ ठीक है। तो ये 12 माओवादी हैं। दादा आपका क्या नाम है? देवचंद। देवचंद? चंदू। चंदू, भूल गए थे क्या? असली नाम क्या है? चंदू है। चंदू। आप कहाँ से हो? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। आप कितने साल से थे संगठन? मैं 90 में भर्ती। 90 में? मतलब दादा का साथी भर्ती हुआ है आपका भी? हाँ। क्या हुआ था, आप क्यों चले गए पार्टी में? पार्टी में? हाँ, कोई आपके साथ मारपीट हुआ कि कोई? नहीं मारपीट नहीं है, लेकिन वो हमारे गांव में क्या है ना, हम एक दिन पिताजी के साथ गए थे जंगल में, तो पारस वाले आए, बहुत डांट पट किए, प्यार किया, हमारा घर का एक कुल्हाड़ी को भी ले जाकर रेंज ऑफिस में रखा, सवेरे मुर्गा लेकर आने के लिए बताया, इस तरह से किया था। वो मेरे मन में था, वहाँ से गुस्सा है ये इस तरह का अन्याय अच्छा नहीं है करके। तो उसी समय पार्टी भी आया था और पार्टी के साथ में हमने जो पार्टी का विचारधारा भी ठीक लगा कि सही में इस तरह का अन्याय के खिलाफ में लड़ना है। तो क्या लगता है लड़े? इतना साल तो तक इतना लड़े साल तक तो लड़े वो इसी मुद्दा लेके। तो इतना साल लड़े तो क्या लग रहा है, कुछ हासिल हुआ कि इतना दिन जंगल में भटके? हासिल मतलब वो थोड़ा बहुत शांति रूप हुआ है। अच्छा। उसमें से पूरा आज़ादी पाए हैं ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो ये सारे माओवादी, इसमें 2 शीर्ष थे, इनसे कौन कौन कहाँ से भी पूछ लेता हूँ। आपका क्या नाम है? शीला। कहाँ से हो आप? गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली। ठीक। आपका क्या नाम है? कविता। आप कहाँ से? सुकमा। सुकमा से? सुकमा में कहाँ? गांव का नाम? गाँव कोंडासावली। कोंडासावली की। आपका क्या नाम है? रईनूर सागर। कहाँ से हो आप? नारायणपुर जिला। नारायणपुर में कहाँ? बोगदेव। हैं? ग्राम बोगदेव। बोगदेव। अच्छा। आपका क्या नाम है? जानकी। आप कहाँ से हो? गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली से। आपका क्या नाम है? योगिता। कहाँ से हो? भट्टीगुड़ा। भट्टीगुड़ा। ये कहाँ पे? बीजापुर। बीजापुर के। ठीक है। आपका क्या नाम है? आप तो रामदेव दादा की पत्नी हो। ललिता। आप कहाँ से हो? गढ़चिरौली। और फिर वहाँ चली गई? चले गए हैं तो आए हैं दोनों। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। कहाँ से हो आप? बीजापुर। बीजापुर से। दादा आपका क्या नाम है? एमपी हैं? नाम ना? हाँ। राम सिंह। और आप कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रेम। आप कहाँ से? मैं बस्तर टॉकीज के द्वारा जो हमारे क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष में अभी भी चल रहे हैं, उस रास्ते में हैं बस्तर में, और सभी क्षेत्रों से दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर सभी जगह से उन्होंने काम कर रहे हैं। और आज की परिस्थिति बदल गई है, इसको देखते हुए
मैं सोचता हूँ कि सही निर्णय पार्टी जो बचे हुए साथी ले सके। इसके लिए अब समय रोज़ के रोज़ बदलता जा रहा है, उसके सबसे बाकी साथी भी सशस्त्र संघर्ष को आज की डेट में चलाना समस्या है और नुकसान ज़्यादा ही हो रहे हैं। इसको देखते हुए एक उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ने से सही रहेगा। ये आप लोगों को मैं अपने ओर से निवेदन करता हूँ कि सोचिए, सोचकर सही निर्णय लेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। इस पर आप लोग सभी ने और जहाँ भी हैं हमारे पार्टी के, अब इसमें सरेंडर करने वालों के ऊपर कुछ तो दाग लग जाता है, वो सभी जानते हैं कि सरेंडर करने वाले अंत में क्या उद्देश्य करते हैं। लेकिन परिस्थिति आप और हमारा बीच में बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए आप लोग सोचेंगे, निर्णय लेंगे, सही समय पर आप लोग सभी इस मुख्यधारा की ओर लौटेंगे। मैं सोचते हुए हम आप लोगों को अपील कर रहा हूँ। सिरोली मध्य प्रदेश, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर के इसमें माओवादी हैं और ये सारे हथियार लेके हैं। इनसे कभी जब सारी इनकी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो फिर इनसे विधिवत सबकी अपनी अपनी कहानी भी सुनी जाएगी। आज थोड़ी सी जल्दबाजी है कि इनको लेकर निकलना भी है, तो मुझे लगा कि ये सारी जानकारी आपको दूं। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लगे कि हम ग्राउंड पे जाकर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कर लेना चाहिए सब्सक्राइब बस्तर टॉकीज को, तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।